आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की लाइफ का रिव्यू कर रहे हैं। जबरदस्त रूलर थे। अपने मकदूनिया एम्पायर को उन्होंने हर जगह एक्सपैंड किया था। सारी बैटल जीते थे, एक भी नहीं हारे थे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये उसका पार्ट 2 है। सबसे पहले राजा थे जिन्होंने जबरदस्त पराक्रम दिखाया। बहुत ही छोटी सी उम्र में इनको सक्सेस मिल गई थी और जो आने वाले राजा थे उनके लिए इंस्पिरेशन भी साबित हुए। कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज को लेके मेरे फेसबुक पे @एजुकेशन कनेक्ट पे आप पूछ सकते हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा, भैया क्या बात है, आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं, आप आंसर्स नहीं दे रहे हैं। देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कोई क्वेश्चंस पूछता हूं जितने भी, तो उसका आंसर जरूर देखिए। इससे होगा क्या, इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसके बाद क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो इंटरेक्शन एक जरूर होना चाहिए। आप कहीं पे भी आंसर दें, आप मेरे फेसबुक पेज पे आंसर दें, आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आंसर दें, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मैं हर एक आंसर देखता हूं और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है जब भी कोई आंसर देखता है, इससे देता है। इससे दो चीजें होती हैं। एक, जिनको नहीं पता है आप उनको एजुकेट करते हैं। दूसरी बात, आपकी खुद भी सोच खुलती है और सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, सर्च करना। और उसके बाद जब मेरा लेक्चर खत्म होता है उसके बाद उस आंसर को देखना, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इससे बहुत ज्यादा हेल्प अल्टीमेटली आपको ही मिलती है। तो आंसर जरूर दें, कहीं पे भी दें, भले मेरे फेसबुक पेज, प्रोफाइल, यूट्यूब, कहीं पे भी दें, लेकिन आंसर जरूर दिया कीजिए। ठीक है, तो बस यही, इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, यही गुरु दक्षिणा बस मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए अवेलेबल है। एसएससी, बैंक, भैया नोटिफिकेशन आ गई है, जल्दी से तैयारी करिए। यूपीएससी, नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस, क्लैट, रेलवे, सबके लिए अवेलेबल है। आराम से घर बैठ के एग्जाम्स निकालिए और हमारे कोर्सेज अवेल कीजिए। वैसे भी अब बारिश का मौसम आ रहा है, आराम से घर बैठ के तैयारी कीजिए और एग्जाम्स निकालिए। ये नंबर्स हैं, ठीक है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर ज्यादा जानकारी के लिए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्विक रिकैप देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा था। 20 जुलाई 356 बीसी को अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का जन्म होता है। ठीक है, भगवान के बेटे होते हैं ऐसा बोला जाता है। ये वैसे तो फिलिप टू बहुत ही भीम का राजा, जिनका ये सपना होता है कि पूरे के पूरे एशिया को और ग्रीस को ये एनेक्स करे। और जादूगरनी ओलंपिया के बेटे होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बेटे होते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये ज्यूस के बेटे थे। और जो क्वीन होती है ओलंपिया भी, ठीक है, ये भी बोलती हैं अलेक्जेंडर से, जब ये एशिया को जीतने के लिए जा रहे होते हैं, कि जब तुम वापस आओगे बेटे तो मैं तुमको एक राज बताऊंगी। वो राज क्या था वो तो आज भी राज है, लेकिन हो सकता है काफी लोग ये कयास लगाते हैं कि वो यही बताने वाले थी कि तुम भगवान के वरदान हो और भगवान के बेटे हो। तो चीजें आगे बढ़ती हैं। बचपन से ही जबरदस्त पराक्रम दिखाते हैं ये। एरिस्टोटल के शिष्य होते हैं और लियोनाइडस भी इनको टीच करते हैं। 16 साल की उम्र में ये पूरी की पूरी तरह तैयार होकर एक सोल्जर बन के निकलते हैं। उसके बाद लड़ाइयां लड़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जल्दी इनका ग्रीस में नाम हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब लड़ाइयां, ये बैटल्स पूरी लड़ते हैं ग्रीस में, ग्रीस को जीतने के लिए, ग्रीस को ऑक्यूपाई करने के लिए, पिता और पुत्र के बीच रिलेशंस खराब हो जाते हैं, क्योंकि किंग फिलिप टू क्लियोपैट्रा से शादी कर लेते हैं, जो कि उनसे बहुत छोटी होती है। अलेक्जेंडर का दिमाग खराब होता है, अपनी माताजी को लेके निकल जाते हैं वो। उसके बाद फिलिप टू की हत्या कर दी जाती है। वापस अलेक्जेंडर थ्रोन को ऑक्यूपाई करते हैं और ग्रीस को पूरा जीत जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये सब चीजें मैंने डाली हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और मैं चाहता हूं आप समझ ले। वैसे तो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो अभी जब पर्शिया में जाएंगे और इंडियन कॉन्क्वेस्ट जब करेंगे, बैटल ऑफ हाइडेस्पास, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जैसे ही फिलिप टू की डेथ होती है, एक बहुत बड़ा राजा मरा, कोई सक्सेसर नहीं, चलो हम थ्रोन अपना लेते हैं, गद्दी को हम अपना लेते हैं। तो ग्रीस में ऐसे हालात बन जाते हैं। बहुत से हारे हुए राजा, जिनको पहले ही किंग फिलिप टू हरा चुके होते हैं, वो अब उठ खड़े होते हैं। ट्राइब्स उठ खड़ी होती हैं, कॉरिंथियन लीग उठ खड़ी होती है, लेकिन इन सब को दबा देते हैं अलेक्जेंडर उठने ही नहीं देते। बहुत ही चालाकी से आर्मी को अपनी तरफ करके, लीडर्स को अपनी तरफ करके, ये पूरे के पूरे ग्रीस पर हमला कर देते हैं। पूरे के पूरे ग्रीस इन द सेंस जो इनके खिलाफ रिबेल कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें जो थेरेसियन ट्राइबल्स हैं, सबसे पहले इनको कंकर करते हैं और फाइनली फिर पूरे के पूरे मकदूनिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करके बाकी जो भी इनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे होते हैं उनको एनेक्स करके ग्रीस पे पूरा कब्जा कर लेते हैं।
तो बहुत ही जल्द ये चीज होती है, विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, विद इन अ मंथ्स ये चीज होती है, संभलने का ही नहीं मौका देते, इससे पहले कुछ भी कोई भी रिबेल करे उसको उड़ा दो, ऐसा इनकी रणनीति होती है। तो भैया अब इसके बाद क्या होता है, ग्रीस इनका, अब अलेक्जेंडर बोलते हैं कि फाइनली मैं अपने सपने को जी सकता हूं, एशिया की जर्नी पे अब मुझे निकलना है और एशिया को कंकर करना है, एशिया को जीतना है। अब अलेक्जेंडर जो होते हैं अपनी भव्य आर्मी, मैसिव आर्मी के साथ 48,000 सोल्जर्स, 6100 कैवलरी, 120 शिप्स के साथ निकल जाते हैं एशिया के लिए। ठीक है, एशिया बेसिकली क्या, पर्शिया के लिए। ठीक है, ये मिडिल एशिया पूरा का पूरा, इसको माइनर एशिया को कंकर करते हुए पूरा इनका जो ड्रीम होता है हमको उसको करना है, और लीड कर रहे होते हैं फ्रंट से ये लीड कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात होती है, महज 22 साल के होते हैं और इतनी छोटी सी उम्र में लीड कर रहे होते हैं, तब तो बोलना ही पड़ेगा सच में इनको भगवान का वरदान होगा, है ना, वरना इतनी उम्र में तो लोगों को पता भी नहीं होता कि हमको करना क्या है। ठीक है, और मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि अलेक्जेंडर बहुत, किसी चीज की उनके पास कमी नहीं थी, चाहते तो आराम से जिंदगी गुजारते, लेकिन उन्होंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मुझे ग्लोरी चाहिए, इतिहास में नाम चाहिए। भैया कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप दो चीज ले सकते हैं, या तो आप दौलत ले सकते हैं या फिर ग्लोरी ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों साथ साथ भी चल सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ग्लोरी के लिए आपको काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। तो अब क्या होता है, जो एशिया में पर्शियन एम्पायर होता है, जिसमें पूरा अफगानिस्तान और ईरान, इराक, ये सब आता है, उसको रूल कर रहे होते हैं दारियुस। एक चीज आपको बता दूं, वैसे भी पर्शियन सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, पूरी की पूरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, बहुत ओल्डेस्ट है। ठीक है, और इनका जो एम्पायर है वो हमेशा से ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रॉस्परस रहा है। हमने बात की थी जब मैंने चंगेज खान की बायोग्राफी में रिव्यू किया था कि किस तरह से उन्होंने पर्शिया को ही बर्बाद किया था भैया। ठीक है, पूरी की पूरी तरह अल ख्वारिज्मी एम्पायर को खत्म कर दिया था, निस्तना नाबूद कर दिया था। तो ये अलेक्जेंडर चाहते हैं कि वहां पे इनका कब्जा हो। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि भैया उस समय इतना आसान नहीं होता था, सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको करके दिखानी होती है। और करना इतना आसान क्यों नहीं था, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां थी सामने, कोई पुल नहीं, एरोप्लेन्स नहीं, एयर इंडिया नहीं, विस्तारा नहीं, शिप से पूरा क्रॉस करके आपको जाना था या फिर तैर के जाना होता था। एक कंट्री तक पहुंचने के लिए उस नदी को बड़ा मुश्किल टास्क होता था। अलेक्जेंडर को यह बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना, अलेक्जेंडर इतने बड़े वॉर जनरल थे और इतने इंटेलिजेंट वॉर जनरल थे, बहुत ही चतुर आदमी था, उसको पता था चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो इस तरफ जो होती है नदी के, ठीक है, वो होती है किंग दारियुस, वो खड़े होते हैं, और इस साइड पूरी की पूरी अलेक्जेंडर की भव्य आर्मी उनका इंतजार कर रही होती है। मतलब वही किस दिन आएगा, हम इसको क्रॉस करेंगे और हमला करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हेल्थ स्पॉट को क्रॉस करना होता है और बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, लेकिन फिर टैक्टिकली इसको क्रॉस किया जाता है, और ये हेल्थ स्पॉट पता है मॉडर्न डे में इसको क्या कहते हैं, डार्डनेल्स। बैटल ऑफ डार्डनेल्स सुना था कि नहीं भैया, चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हालांकि विंस्टन चर्चिल के बायोग्राफी में मैंने इसको अच्छे से समझाया था, लेकिन चलिए, बैटल ऑफ डार्डनेल्स कब हुई थी, क्यों हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे भी बताइए, लेकिन बताइए जरूर, सर्च करिए, सही लिखिए गलत लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन लिखिए जरूर। ठीक है, वैसे तो मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करता ही रहता हूं, कोई भी गलती होगी हम हैं, स्टडी IQ आपके साथ में है। ठीक है, फेसबुक पेज पे आप बिल्कुल मेरे इसको आंसर करिए, और पर्सनली मैं इसको देखूंगा, और भैया मेरी शाबाशी भी मिलेगी अगर आंसर सही हुआ। लेकिन वैसे तो आपका आंसर सही होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है कहने की। ठीक है, लेकिन गलत सही कुछ भी लिखे जरूर। चलिए, तो डार्डनेल्स की बैटल क्या थी ये आपको बताना है। तो ये सारी चीजें थी, तो अब उनको कंकर करना होता है पर्शियन एम्पायर को। ठीक है, इतना आसान तो होता नहीं है, नदी क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन दारियुस की बहुत बड़ी आर्मी होती है। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है पर्शिया में। ठीक है, वैसे तो उसके अलावा भी काफी उन्होंने छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी होती है जो जीत लेते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बैटल होते हैं, एक बैटल ऑफ इस्सुस और एक बैटल ऑफ गॉगमेला। ये दो बैटल होती है, राइटिंग आई एम रियली सॉरी, मेरी तो राइटिंग बहुत टेरेबल है। ये जो दो बैटल होती है बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होती है, इसमें सीधा सामना होता है दारियुस से अलेक्जेंडर का। ठीक है, वो सीधा सीधा इनको फेस करते हैं। हालांकि बाद में दारियुस भाग जाते हैं डर के मारे, और उनको फिर कैप्चर किया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। अलेक्जेंडर भी चाहते थे कि पर्शिया को हराने के बाद जो वहां के किंग है दारियुस,
उनको वो जिंदा पकड़ें, क्योंकि हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर्शिया कैसा है, इस किंग को एक्सपीरियंस है और ये हमारे बिहाफ पे पर्शिया को रूल करेगा। अलेक्जेंडर की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि वो डिप्लोमेसी पहले ट्राई करते थे, आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको सारी लग्जरीज वापस दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, आप रूल करिए, लेकिन किंग हम रहेंगे। इसको क्या कहते हैं, वेसाल स्टेट। ठीक है, अपना एक वेसाल स्टेट बनाते थे अलेक्जेंडर, बनाते जाते थे। ऐसे ही उन्होंने भारत को भी ऑफर किया था, भारत मतलब पोरस को भी ऑफर किया था कि हमारे वेसाल स्टेट बन जाओ, पोरस ने कहा भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो अलेक्जेंडर पर्शियन जो किंग होते हैं दारियुस की आर्मी से लड़ने जा रहे होते हैं, रिवर को क्रॉस करते हैं, सामने बड़ी आर्मी होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है, इतना आसान तो होता नहीं है। अब दारियुस की आर्मी बहुत बड़ी होती है, आउट नंबर कर देती है, ठीक है, अलेक्जेंडर की आर्मी को। लेकिन अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया लड़ाकू होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अलेक्जेंडर लेके जाते हैं अपने सोल्जर्स को, और स्पेशली हैंड फाइटिंग में इनका कोई जवाब ही नहीं है इनके सोल्जर्स का। तो जबरदस्त तरीके से वो पराक्रम दिखाते हैं और लड़ाई करते हैं, आउट नंबर होने के बावजूद एक टुकड़ी इनकी पूरी की पूरी तरह हार जाती है अलेक्जेंडर की, लेकिन उसके बाद भयंकर तरीके से पलटवार करते हैं। तो फाइनली जब ये बैटल होती है उसके बाद ये आर्मी जो है सरेंडर कर देती है, लेकिन अभी भी दारियुस फेस टू फेस नहीं आए हैं, उन्होंने खुद पार्ट नहीं लिया है। वो बैटल ऑफ इसूस में वो पूरा का पूरा पार्ट लेंगे जो कि 333 बीसी में होगी। ठीक है, और दारियुस ने भी ये बोल दिया गया है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, जीत गया, लेकिन अब मैं खुद उतरूंगा युद्ध में, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अलेक्जेंडर बोलते हैं बेटा आओ, ये इसी का ही तो हम वेट कर रहे थे। तो ये चीज होती है। अब उसके बाद फिर फर्दर साउथ बढ़ते हैं। मैंने मैप आपको दिखाया था, याद है कि नहीं? पार्ट 1 में मैंने बहुत ही जबरदस्त एक अच्छे से मैप समझाया है कि किस तरह से बाकायदा सिलसिलेवार से अलेक्जेंडर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो जब पार्ट 2 खत्म होने के बाद उसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी तो आप वहां से उसको उठा लीजिएगा और समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। इंपॉर्टेंट है काफी कि उनकी जर्नी कैसी रही। तो अलेक्जेंडर जीतने के बाद फर्दर साउथ जाते हैं। ठीक है, वहां पे एक बहुत ही फेमस एक किस्सा होता है भैया, पता है ना, गॉर्डियन नॉट, है ना? चलिए ये भी आंसर बता दीजिए क्या है ये। वैसे तो चलिए अगर इसकी बात की जाए तो एक बहुत ही अनसॉल्वेबल नॉट होती है, रस्सी को इस तरह से बांधा जाता है कि बड़ी मुश्किल होता है उसको सुलझाना। तो यहां पे क्या होता है कि इनको चैलेंज किया जाता है अलेक्जेंडर को कि इस गॉर्डियन नॉट को सुलझा दो। अलेक्जेंडर बोलते हैं ठीक है मैं सुलझा दूंगा, और ऐसा बोला जाता है कि जो इस नॉट को सुलझा देगा, रस्सी बहुत ही अजीबो तरीके से उलझी होती है, जो भी इसको सुलझा देगा वो राजा, और ऐसा उसको मान लिया जाएगा कि वाकई वो भगवान के भेजा हुआ एंजल है। अजीब गरीब उस समय ट्रेडिशन होते थे। तो अलेक्जेंडर बोलते हैं कोई बात नहीं, हम ये बिल्कुल करेंगे। तो अलेक्जेंडर बोलते हैं मैं चलो ठीक है ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अब क्या है कि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, नॉट खोलने गए, देख के उनका दिमाग खराब हो गया कि भैया ये क्या है, इस रस्सी को खोलूंगा कैसे, इतनी जबरदस्त तरीके से उलझी हुई है। अलेक्जेंडर भैया अपना दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, रस्सी चाहे मैं हाथ से खोलूं चाहे तलवार से खोलूं, रस्सी खुलनी चाहिए, मैटर ये करता है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस रस्सी पे मारना शुरू कर दिया जब तक वो खुल नहीं गई। बहुत लोगों ने बोला चीटिंग है, तो अलेक्जेंडर ने बोला भैया चीटिंग कैसी, जीतना है, अब चाहे ऐसे जीतूं चाहे वैसे जीतूं, क्या फर्क पड़ता है, जीत आनी चाहिए। तो ये थे, ऐसे कुछ अलेक्जेंडर का कैरेक्टर था। ठीक है, तो ये चीज थी। तो उसके बाद समर 333 बिफोर क्राइस्ट में, बीसी में बैटल ऑफ इसूस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जिसमें दारियुस खुद भी हिस्सा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी, लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर की आर्मी ऐसा भयंकर तरीके से डिस्ट्रक्शन करती है कि दारियुस दुम दबा के अपनी उल्टी दिशा में भागते हैं अलेक्जेंडर की। तो इस तरह से कुछ था। अब जब दारियुस भागते हैं उल्टी दिशा में और एस्केप कर जाते हैं इस बैटल ऑफ इसूस से, तो सबको लगता है कि इनकी डेथ होगी। तो इनकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो इनकी बेटी होती हैं और जो इनकी पत्नी होती हैं दारियुस की, वो बोलते हैं कि ये तो मर गए, अब क्या करें। लेकिन अलेक्जेंडर खुद बोलते हैं, ये पर्सनल मैसेज भिजवाते हैं उनको कि ऐसा नहीं है, वो मरे नहीं है, वो बैटल फील्ड छोड़ के भाग गए हैं और आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, सारी लग्जरीज आप लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अलेक्जेंडर का कुछ इस तरह से नेचर था, बहुत ही ब्रूटल नहीं थे वो, स्टालिन जैसे, हिटलर जैसे, चंगेज खान के जैसे, उनमें समझ थी, उनमें बहुत ही अच्छे से समझ थी, लीडर थे वो सच्चे सेंस में। ठीक है, अब ये तो खैर बात तो क्या बताऊं कि युद्ध तो जो
युद्ध जो है वो तो सदियों से चला आ रहा है और उसमें लाखों लोगों की जान जाती है, तो इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अलेक्जेंडर को एक समझ थी कि रूल कैसे किया जाए। तो फिर उसके बाद इस बैटल को जीतने के बाद अलेक्जेंडर ने अपने आप को किंग ऑफ पर्शिया डिक्लेयर कर लिया। तो ये चीज थी। अब क्या होता है कि अलेक्जेंडर अपनी जो उनका जो दूसरा एजेंडा होता है वो इजिप्ट को कंकर करने का होता है, ठीक है। तो इजिप्ट को करने के लिए निकल चलते हैं, लेकिन इजिप्ट कुछ भी नहीं बोलता। इजिप्ट बोलता है भैया मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूं, मुझे तुम अटैक मत करो, तुम आ जाओ यहां पे, ले लो पूरा का पूरा एम्पायर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलेक्जेंडर बहुत ही फेमस सिटी जो आज भी है अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, उसको फाउंड करते हैं। वहां पे एक तो चकाचौंध हो जाते हैं, इजिप्ट इतना ज्यादा सुंदर होता है। और वहां पे इस सिटी को अलेक्जेंड्रिया को ये क्या कहते हैं कि इसको फाउंड करते हैं और फैरो का नाम दिया जाता है, ठीक है। द अल्टीमेट किंग, द गॉड, फैरो का नाम दिया जाता है अलेक्जेंडर को इजिप्शियन द्वारा। तो ये चीज थी और बहुत ही आसानी से इजिप्ट जीत जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन उसी साल के अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ गागामेला भी लड़ी जाती है। यहां पे भी किंग दारियुस वापस आते हैं। इन बिटवीन वो पूरी की पूरी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करके बोलते हैं अलेक्जेंडर को तो हम हरा के ही छोड़ेंगे, वैसे हराएंगे तो छोड़ेंगे क्यों। तो जबरदस्त तरीके से पूरी की पूरी फ्लीट लेके हमला करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता है भैया, हार जाते हैं वो भी बैटल ऑफ गागामेला। और उसके बाद वो भागते ही रहते हैं। अलेक्जेंडर अपने ऑफिशियल से ये बोलते हैं कि ऐसा है, उनको कैप्चर करो, उसको पकड़ो, लेकिन उसको मारना नहीं, मुझे जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं वो गवर्न करे, मुझे कोई मतलब इतना ज्यादा शौक नहीं है, और किंग मैं रहूंगा, मेरी वेसाल स्टेट बन के आराम से वो बढ़िया तरीके से गवर्न करे, उसको एक्सपीरियंस है। लेकिन पता नहीं दारियुस को क्या लगता है कि जैसे ही मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, वो भागते रहते हैं। हालांकि एक टाइम पे वो आउटरन हो जाते हैं और उसके बाद उनको पकड़ा जाता है। और जब उनको पकड़ते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, बिल्कुल मरने की कगार पे होते हैं। तो उसके बाद अलेक्जेंडर जब फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है किंग दारियुस की, और जब अलेक्जेंडर उनके पास आते हैं और देखते हैं कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो वैसा ही उसको ट्रीट करते हैं जैसा एक राजा के साथ होता है। अपना क्लोक उतार के, अपना चोगा उतार के वो दारियुस को पहना देते हैं, और ये एक रिस्पेक्ट होती है उनके प्रति। तो ये चीज थी, ठीक है। हालांकि अलेक्जेंडर को काफी दुख होता है कि दारियुस को मरना नहीं चाहिए था। बैटल जीतने के बाद भी वो कहते हैं कि दारियुस को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर जो हो गया वो हो गया। अब अलेक्जेंडर पूरे के पूरे पर्शिया, इजिप्ट, एशिया के एकदम राजा हो गए, सरताज हो जाते हैं। कोई भी उनको जीतने को कुछ नहीं करता है, बोलते हैं चलो भारत चलते हैं। लेकिन भारत को भैया ऑक्यूपाई करना ना इतना आसान नहीं होता है। तो उस समय भारत की तरफ अपनी नजरें गड़ा लेते हैं, और भैया पोरस, जबरदस्त किंग, बहुत ही जबरदस्त, परहैप्स अलेक्जेंडर के जितना ही इनका भी पराक्रम था। इतने बहादुर थे, 6 फीट 2 इंच के लंबे चौड़े थे ये, ठीक है। अलेक्जेंडर बोलते हैं कि अब भारत को कंकर करने का वक्त आ गया। उस समय इंडिया बहुत बड़ा एम्पायर होता है, ठीक है। 16 जनपद, आपको पता ही है ना, भारत में पहले 16 जनपद थे, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा डिवीजन होता है। अब ये हमेशा जितने भी जनपद से जन, अगर इस वर्ड को तोड़े, जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, तो जहां लोगों के पैर पड़े जनपद, और उसके बाद महाजनपद, ठीक है। तो ये चीज थी। तो ये 16 जो थे ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते रहते थे और बोलते थे कि मैं राजा, मैं राजा, ये था, ये सारी चीजें थी, ठीक है। उस समय जहां से ये अटैक करने वाले थे, सबसे पहले इनको मिलने वाले थे पोरस, लेकिन उससे पहले मिले इनको अंभी। अंभी जो थे वो कट्टर दुश्मन थे पोरस के। तो अंभी को पहले इन्होंने बोला अलेक्जेंडर ने कि ऐसा है, हमसे हाथ मिला लो। अंभी ने कोई रेजिस्टेंस दिखाए बिना इनसे हाथ मिला लिया। पता था अलेक्जेंडर की आर्मी क्या क्या कर सकती है, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, ठीक है हम आपके साथ हैं। पोरस के कट्टर दुश्मन, कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो ये अलेक्जेंडर ने बोला। अब क्या हुआ, उस समय तक्षशिला के रूलर थे, और ओम्फिस इसका वैसे नाम है जो ऑफिशियल नेम है, ग्रीक जो उस समय बोला जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर वही चीज, अलेक्जेंडर को लड़ना था, लड़ाई करनी थी नदी, झेलम जिसको पहले हाइडस्पास कहते थे, और सिंधु नदी, ये 2 नदियां पार करनी थी इनको, ठीक है। वैसे तो झेलम इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है।
तो ये नदियां पार करनी थी। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक मतलब नदी बहुत चौड़ी थी और बीच में आइलैंड्स थे। तो एक बार तो जब अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी के साथ पार की तो एक आइलैंड पे गए, दिमाग खराब हो गया। फिर उस आइलैंड को पार किया तो एक दूसरा आइलैंड उनको मिला, तो उसमें भी दिमाग खराब हो गया। बोले भैया आर्मी कब आएगी? तो ऐसी चीजें हो गई थी। तो अलेक्जेंडर ने, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले डिप्लोमेसी से ट्राई किया। उन्होंने अपने एम्बेसडर भेजे पोरस के पास, अंबी को भेजा। लेकिन अंबी को जैसे ही पोरस ने आते हुए देखा, आग बबूला हो गया पोरस और ऐसा भयंकर हमला कर दिया, अंबी भागे जान बचा के वहां से। अलेक्जेंडर ने बोला कि चलो कोई बात नहीं है। हालांकि एक चीज और बता दूं कि जब अलेक्जेंडर ने अंबी के साथ हाथ मिलाए थे तो और भी रूलर्स थे वहां के, मतलब नेबरिंग रूलर्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत रिबल कर दिया था। तो बैटल में उनको, उन सारे रूलर्स को अलेक्जेंडर ने हरा दिया था, लेकिन मेन पोरस थे। ठीक है, तो पोरस ने जब जैसे अंबी को आगे आते हुए देखा, उन्होंने हमला कर दिया, अंबी जान बचा के भागे। अब क्या हुआ, पोरस जो थे उन्होंने बोला हम युद्ध के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर लो। अलेक्जेंडर ने कहा कोई बात नहीं भैया, युद्ध कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम इतने युद्ध जीते हैं, ये भी जीत जाएंगे। एक चीज और बता दूं, लगातार इस समय वॉर कर रही है अलेक्जेंडर की आर्मी। इतना आसान नहीं है लगातार वॉर करना, लगातार युद्ध करना। अब जो नदी थी वो भयंकर उफान पे, जबरदस्त लहरें और बारिश का सीजन, हालत खराब हो गई थी। अलेक्जेंडर ने बोला इसको पार करे तो करे कैसे। दूसरी चीज ये कर दी थी, पोरस ने अपनी पूरी की पूरी सेना तैनात कर दी थी। तो एक साइड आपकी अलेक्जेंडर की सेना, एक साइड पोरस की सेना, बीच में नदी। पार आप करेंगे तो इधर पोरस की सेना आपको भून डालेगी अपने आर्चर से। उनके पास बढ़िया जबरदस्त तीर कमान थे, भाले थे, आप बचेंगे कहां? बच ही नहीं सकते। तब अलेक्जेंडर ने अपना दिमाग लगाया। अलेक्जेंडर ने उनको बेवकूफ बनाने की बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी सोची। आगे पीछे उन्होंने करना शुरू किया, पहले थोड़ा सा आगे गए, फिर पीछे गए, फिर आगे पीछे, इस तरह से पोरस कंफ्यूज होते गए। दूसरी चीज, उन्होंने पोरस का ध्यान बटा दिया। ठीक है, अलेक्जेंडर एक छोटी सी टुकड़ी लेके दूसरी साइड चले गए रिवर के, और एक बहुत बड़ी आर्मी जो थी अलेक्जेंडर की वो वहीं पे तैनात थी। ठीक है, तो पोरस को लगा कि अगर अटैक होगा तो यहीं से होगा। यहां से पोरस मात खा गया और गलती हो गई। ठीक है, अब अलेक्जेंडर अपनी दूसरी टुकड़ी लेके भयंकर तरीके से, एक तो तूफान आ रहा था, घुप अंधेरा, सोचिए कितना डरावना सीन होगा, बिल्कुल अंधेरा, तूफान आ रहा और कितनी बड़ी नदी को पार करना है इतने सोल्जर्स के साथ, इतना आसान नहीं था। उसकी लहरें इतनी भयंकर, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसको पार किया, किसी तरह से पार किया। तो यहां पे एक आइलैंड आया, उनका दिमाग खराब कि कोई हमको आर्मी तो दिख नहीं रही। दूसरा पार किया, दूसरा आइलैंड आया, और दिमाग खराब। खैर फिर वो शोर पे पहुंचे। वहां पे जब गए तो उनको आर्चर्स मिले, भयंकर आर्चर्स, इंडियन आर्चर्स, फुल फ्लेजेड। हमला कर दिया टुकड़ी पे। अब अलेक्जेंडर इससे और परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। इस ऐसे अटैक के लिए अलेक्जेंडर बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। हालांकि वो जीते, उसको हराया अलेक्जेंडर ने किसी तरह से, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली उनको हराया, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब हम बैटल पे सीधे कूदते हैं। 326 बीसी की एपिक बैटल है और ये बहुत ही फेमस सीन है अलेक्जेंडर और पोरस का। ये हम देखेंगे अभी क्या है। तो फाइनली ये 326 बीसी में ये बैटल शुरू हो जाती है चेनाब रिवर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती। अब क्या होता है कि जब ये बैटल शुरू हो जाती है, अलेक्जेंडर की जो आर्मी होती है वो देख के, भारतीय आर्मी को जब वो देखती है, हालत खराब हो जाती है। इतनी बड़ी आर्मी, विशालकाय आर्मी, वो बोलते हैं कि हम 110% आउट नंबर होंगे ही होंगे। लेकिन बहुत ही चतुराई से छोटी छोटी कैवलरी के साथ अलेक्जेंडर, छोटी छोटी, हालांकि पूरा का पूरा बैटल सीन है, ये खुद में ही अपने में बहुत बड़ा लेक्चर है, बैटल ऑफ हाइडस पास। बहुत बड़ा जबरदस्त वॉर सीन है कि किस तरह से अलेक्जेंडर ने हराया। लेकिन खैर हम उतना डीप तो नहीं जाएंगे, बेकार में लेक्चर की लेंथ जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए कि छोटी छोटी टुकड़ियों से अलेक्जेंडर ने, मतलब एक टुकड़ी को वहां पे डिप्लॉय कर दिया, पूरी की पूरी आर्मी वहीं पे। ठीक है, एक हैवी टुकड़ी, और अपनी छोटी टुकड़ी लाइट कैवलरी के साथ उन्होंने मेन चीज पे अटैक किया। तो ये चीज थी। और वैसे भी अलेक्जेंडर हमेशा इससे लीड करते थे और सेंटर पे अटैक करते थे। तो ये सारी चीजें थी। अब एक इतनी बड़ी चीज हुई कि अलेक्जेंडर के जो हाथ थे वो कांप गए। वो चीज क्या थी? अलेक्जेंडर ने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वॉर एलिफेंट्स, भयंकर विशालकाय हाथी जो सिर्फ युद्ध के लिए बनाए गए हैं। सिकंदर की हालत खराब हो गई, बोले ये क्या है भैया, ये दैत्य कौन है?
इतने बड़े बड़े वॉर एलिफेंट 200 से ज्यादा पोरस की आर्मी में थे। और अब अलेक्जेंडर को लगा कि अब तो मैं गया काम से, लेकिन अलेक्जेंडर ने बोला कि इनकी आंख में वार करो, ये जो हाथी है इनकी आंखों में मारो। और जब उन्होंने हाथियों की आंखों में मारना शुरू किया तो हाथी देख नहीं पाएंगे, और हाथी भैया जब पागल हो जाता है तो सबकी खैर नहीं। इधर उधर पूरा का पूरा क्योस हो गया, खुद बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी हाथियों ने पोरस की ही आर्मी में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फाइनली अलेक्जेंडर इस बैटल को जीतते हैं, लेकिन जो पोरस है वो आखिरी तक लड़ते हैं, हार नहीं मानते हैं और लड़ते रहते हैं। अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो जीत जाती है, लेकिन जो साइट है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इतनी बुरी साइट होती है इस बैटल ऑफ हाइडस पास में, सिर्फ और सिर्फ मांस के लोथड़े पड़े होते हैं, हर जगह खून की बास आ रही होती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। और आपको एक बात बता दो कि हाथी को जब भी मतलब अगर आप उन पे अटैक करेंगे और उनको खतरा लगता है, वो डरते हैं तो हमेशा डेफिकेट करते हैं। तो जो स्मेल होती है उससे तो आधे लोग मर गए अलेक्जेंडर, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन खैर वॉर है तो ये सब तो होना ही होना है। अलेक्जेंडर अब जाहिर सी बात है हार जाती है पोरस की आर्मी। अलेक्जेंडर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन पोरस से वो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनकी बहादुरी से, उनको बुलाते हैं अपने पास। और फेमस जो सबसे फेमस जो डायलॉग है, हिस्टोरिक कॉन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड्स में ये मतलब रिकॉर्ड की गई है ग्रीक में, और सबसे एक इंपॉर्टेंट बोलते हैं अलेक्जेंडर कि बताओ, पोरस से बोलते हैं, एक तो 6 फीट 2 इंच के पोरस, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरस रिप्लाई करते हैं कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजे के साथ करता है। बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम गदगद हो जाता है अलेक्जेंडर, और दोस्ती में ये दुश्मनी बदल जाती है। अलेक्जेंडर बोलते हैं पोरस को, तुम जितनी भी तुम्हारी जो भी किंगडम था वो तुम वापस ले लो, हमारे वैसाल स्टेट बन के रहो, हमारे साथ रहो, तुम पूरा का पूरा रूल करो। तो सारी चीज वापस करके अलेक्जेंडर वापस चले जाते हैं। अब क्या होता है, अलेक्जेंडर वापस क्या, अलेक्जेंडर बोलते हैं कि अब हम फर्दर इंडियन कॉन्टिनेंट में जाएंगे, लेकिन उनकी आर्मी जो बोलती है वो बोलती है भैया अब बस करो, अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे ना हो पाएगी। उनकी आर्मी बोलती है कि अब नहीं हो पाएगा, हम लोग बहुत थक चुके हैं, एक के बाद एक के बाद एक, इतनी ज्यादा हम नहीं कर सकते लड़ाइयां, अब वापस चलिए सिकंदर साहब, ग्रीस में चलिए, वहां पे आपने बहुत कुछ जीत लिया है, लोग इंतजार करें। तो अलेक्जेंडर ये बात मान लेते हैं, वापस जाता है। लेकिन एक छोटी सी और बैटल होती है, मल्ली ट्राइब जो होती है वो अटैक कर देती है अलेक्जेंडर पे, ठीक है। वापस जब ये जा रहे होते हैं तो मल्ली ट्राइब अटैक कर देती है। तो एक जो तीर कमान है, इसी लड़ाई के दौरान तीर कमान है, वो सीधा अलेक्जेंडर के सीने में जाके लगता है और अलेक्जेंडर गिर जाते हैं। तो ये जब देखते हैं ना लोग और उनके सोल्जर्स, वो बोलते हैं कि हमारा जो राजा जिसको बोला जाता था भगवान है, इनविंसिबल है, ये तो मर रहा है, ये तो घायल हो रहा है, इसका तो खून बह रहा है और ये तो करा रहा है दर्द से। तो वहां से अलेक्जेंडर की रिस्पेक्ट थोड़ी सी गिरने लगती है। यही चीज होती है भैया, पब्लिक जो है और जो मतलब जब तक आप स्ट्रांग हैं और जहां आपने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई, लोग चढ़ बैठते हैं आपके। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है, ऐसा होना तो वैसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थी। तो वापस वो जाना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है, ठीक है। और 324 बीसी के पूरी की पूरी बात है, और ये लास्ट जो सिटी है सूसा में पहुंचते हैं। लेकिन फाइनली 10 जून या फिर 11 जून, जो कि भैया अभी डेट निकली है, यानी कि उनकी डेथ एनिवर्सरी अभी थी। इन दोनों में से कोई भी एक डेट हो सकती है, लेकिन 323 बीसी में फाइनली अलेक्जेंडर की डेथ होती है पैलेस ऑफ नेबुचार, बेबीलोन, इराक में। ग्रीस नहीं पहुंच पाते हैं, बेबीलोन में पहुंचते हुए उनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ 32 साल के होते हैं और रुखसाना से इनका विवाह हुआ होता है इराक में ही, तो उस समय इनके बेटे को भी जन्म देती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एक चीज इसमें पहलू ये है, इनके जो बॉडीगार्ड होते हैं हेफेस्टोन, ये कौन होते हैं, इनकी भी थोड़ी हिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा। ये अलेक्जेंडर के सबसे चहेते इंसान होते हैं। जब ये पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि अलेक्जेंडर के हेफेस्टोन के साथ संबंध थे। इंसान होते हैं, आदमी होते हैं ये, ठीक है। तो हेफेस्टोन के साथ संबंध थे, ऐसा बोला जाता है। अलेक्जेंडर का बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इनकी भी उस समय मौत हो जाती है 10 दिन पहले। तो अलेक्जेंडर इतने ज्यादा दुख में डूब जाते हैं कि बिल्कुल इनके कब्र पे और इनकी लाश पे वो रोते ही रहते हैं, पूरी रात रोते रहते हैं, बहुत ज्यादा इनको प्यार करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज थी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब उन्होंने पर्शियन एम्पायर को जीता अलेक्जेंडर ने, तो वो बहुत ज्यादा घमंड में आ गए थे।
उनको लग रहा था कि अब सिर्फ मैं हूं, किसी की औकात नहीं है अब सर उठाने की। तो इससे ना चीजें बिल्कुल बिगड़ गई थी। लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे कि भैया ये क्या है, आपने अभी तक जैसा एटीट्यूड दिखाया था वैसे ही रखिए, ज्यादा आप उड़िए नहीं। लेकिन उनको बहुत ज्यादा, वो और ज्यादा शराब पीने लगे थे। वैसे तो ग्रीस में तो ये ड्रिंकिंग का प्रोविजन तो सदियों से है, और ज्यादा वो शराब पीने लगे थे, अय्याशियां करने लगे थे, ठीक है। तो ये चीज थी। तो ये भी इनकी मौत का कारण था, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि उनके खुद के ही आदमियों ने मार दिया, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उनको मलेरिया हो गया था और उसी बुखार से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सच क्या है, वैसे तो सच बोला तो यही जाता है कि यही है, लेकिन खैर अब जो है वो है, ठीक है। हम ज्यादा इस पे एक्सप्लोर करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो आर्कियोलॉजिस्ट है नहीं। तो ये मेरा अलेक्जेंडर पे लेक्चर था, सिकंदर पे सारी की सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से कवर की हैं। जरूर उसको शेयर करिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। मैंने 5 मिनट आज आपको आंसर्स पे लेक्चर दिया है, तो जरूर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें थी। बहुत जल्द मैं हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। एक क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। इन नंबर्स पे कॉल करिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।